जो हमारा समाज है, जिस तरीके का समाज है, तो अगर हम गांधी के समय को याद करें, हमने तो देखा नहीं है लेकिन पढ़ा है कि उस समय गांव को जिस हम याद करते थे, अंग्रेजों का जमाना था और उसमें गांव में एक छुआछूत भी थी, सारी चीजें थी, लेकिन एक गांव में एक समरसता था। जैसे आपने जो कहा कि सबका होना जरूरी है, वो भाव था सबके प्रति। कुछ वो दया भाव था या क्या भाव था, वो हम उस पर हम नहीं बहुत विशेष बात करेंगे, लेकिन एक भाव था कि सबका होना जरूरी है, जो आप कह रहे हैं। लेकिन वो समाज जो है धीरे धीरे टूटता टूटता यहाँ चला गया है कि इसे लग रहा है कि मेरे अलावा कोई न हो। इस तरह का भाव जो विकसित हो गया समाज में, वो भाव कैसे विकसित हो गया? क्योंकि गांधी ने जिस देश को बनाने की कोशिश की थी, या जो उनके साथ लोग थे, भगत सिंह भी हो या चाहे नेहरू हो या अम्बेडकर हो या सुभाष चंद्र बोस हो या जितनी धारा के लोग थे, वो तमाम लोग थे कि एक ऐसा देश, वो भारत देश के लिए लड़ रहे थे कि भाई आप लोग जाओ, हम लोग देश संभालेंगे, हम अपना देश चलाएंगे। और हम अपने तरीके से हमने एक संविधान गढ़ा, जिस संविधान में कहा कि जाति, धर्म और लिंग और रंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और ये देश सबका है, किसी जमींदार का देश नहीं है, किसी फलाना परिवार का, राजघराने का देश नहीं है, किसी जाति का देश नहीं है, सबका देश है, किसी धर्म का देश नहीं है। वो देश जो है आज ऐसा नहीं लग रहा है कि छूटता जा रहा है, और अगर छूटता जा रहा है तो उसके जो कुछ मूल तत्व हैं जिसकी वजह से हम छूट रहे हैं, वो क्या आप देख पाते हैं? देखो, एक तो बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत ही मुश्किल बात है ये कि जितना ये डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन बढ़ा है समाज में, उतनी ही हमारे बीच में दूरियां बढ़ी। गांधी जी जिस दौर में थे, उस दौर में श्रम विभाजन उतना नहीं था, और उस जमाने में उतना माइग्रेशन नहीं था। मुश्किल क्या हो गई है कि गांधी जी कैपिटलिज्म की जो विशेषता थी, श्रम विभाजन और माइग्रेशन, इससे अनभिज्ञ थे। अब जाहिर है डेवलपमेंट तो होगा, बांध बनेंगे, बिजली घर बनेंगे, सड़कें बनेंगी, हाईवे बनेंगे, कारखाने लगेंगे, तो जाहिर है जमीनें ली जाएंगी, और जमीनें ली जाएंगी तो लोग बेदखल होंगे और माइग्रेट करेंगे। तो वह कोई साधारण माइग्रेशन नहीं है, असाधारण माइग्रेशन है ये। और इसने एक सबसे बड़ा खतरा पैदा किया कि करोड़ों करोड़ों लोगों को गांव से खदेड़ के बाहर कर दिया। दूसरी चीज जिसने कि गांव से लोगों का जो जिसने हृदयहीनता पैदा की, उसका एक बड़ा कारण यह है कि कृषि जो है वो अब उपयोगी और लाभकारी नहीं रह गई। कृषि अगर उपयोगी और लाभकारी होती, कोई भी किसान का बेटा जो है किसान नहीं बनना चाहता। मैं भी उदाहरण हूँ सर, मैं हाँ गांव छोड़ हाँ, के आ गया, मैं तो वो किसान का हम बेटा था। वो सब वो एक समस्या है। कारण क्या है कि हमने कृषि को लाभकारी एक तरह से उत्पादक शक्ति नहीं रहने दिया। और जब हम अपने कृषि को एक लाभकारी उत्पादन का क्षेत्र खत्म कर दिया, तो उसका परिणाम तो निकलेगा। उसका पहला परिणाम क्या है कि पहला परिणाम यह है कि कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पामाली पैदा हुई। आज किसान लोग जो है, वो चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, वो जितने मतलब कष्ट में है, उतने कष्ट में कोई और नहीं है। अगर कोई ये कहे कि बड़ा किसान हूं मैं और मुझे कोई कष्ट नहीं है, वो गलतफहमी का शिकार है। कष्ट उसे भी है, उसकी रेंज अलग है, रेंज अलग है। इसलिए पहली चीज यह है कि हमने कृषि को, अब जैसे कारखाना है, इन्फोसिस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उनको लाभ नहीं होगा तो वो छटनी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। वो आए दिन छटनी करते रहते हैं, पिछले दिनों भी की उन्होंने। तमाम कंपनियों ने अपने ऑटोमोबाइल के कारखाने बंद कर दिए, 5 कंपनियां हिंदुस्तान छोड़कर चली गई। क्यों? और हजारों लोग निकाल दिए। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद में उनकी स्थिति ये थी कि उनकी कारें नहीं बिकेंगी। कृषि में हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि किसान जाएगा कहां। तो पहली चीज ये पैदा हुई कि जब आपने उसे अनुत्पादक और गैर लाभकारी बना दिया, तो उसमें एक खास तरह की मार्केट शुरू हुई। दूसरी चीज जो शुरू हुई वो ये कि ऑलरेडी कृषि में असमानता थी। तो पहले के जो शासक थे, जिन्होंने आजादी दिलाई, जिनके नेतृत्व में हमने इतना डेवलपमेंट किया, वे एक चीज को करने में असमर्थ रहे। अगर भूमि वितरण
ईमानदारी से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने और किसी जी ने किया होता तो हिंदुस्तान की पिक्चर अलग होती। ये जो लैंडलेस लेबर जो आज स्थिति है कि 48 करोड़ के ऊपर है, ये लैंडलेस लेबर नहीं होती। और आज स्थिति क्या है कि आपके जमींदारी उन्मूलन कानून तो बना दिया, लेकिन स्थिति है कि अब एक एक कारपोरेट हाउस के पास में हजारों एकड़ जमीन है, नए जमींदार पैदा कर दिया। नहीं, एक और बात मैं ऐड कर रहा हूं सर इसमें, जो मेरे पास सवाल था उसको ऐड कर लीजिएगा। ये आपने जो कहा भूमि सुधार की बात कही कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, साथ साथ ये भी था कि जो उद्योगपति थे, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास संपत्तियां थी दूसरे खेत से इतर, उनका भी बंटवारा नहीं हुआ। उनपे तो बिल्कुल, जमींदारी पे तो फिर भी एक हुआ, लेकिन उनपे तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जी नहीं, ये तो ठीक है कि आपने उनकी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, उनके पास में कोई ऐसी खास संपत्ति नहीं थी, उस समय नहीं थी, आज संपत्ति है भाई। उस समय अब आप यहां से सोचिए कि 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के लोग 20-22 थे, 20-22 फैमिलीज थे। हाँ, लेकिन जो थे ना सर, 40 सर थे। जरूरत दूसरी थी। जरूरत यह थी कि ये जो नीचे जो जमीन फैली हुई है, उस जमीन का बंटवारा किया जाना चाहिए था, जिसको कि नहीं किया जी। इसने बड़े पैमाने पर समाज में वैषम्य पैदा किया, और ये वो वैषम्य आज भी सबसे बड़ी मुसीबत है। आज स्थिति क्या है, किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे किसान? एक साल जो आंदोलन चला पूरा, सामान्य सी चीज आज भी वो कह रहे हैं, अब मानने को तैयार नहीं है कोई सरकार, कि उनकी उपज का वाजिब दाम दिला दीजिए बस। एक ही एक वन लाइनर है, एक जो उपज है उसका उचित दाम दिला दीजिए, और उनकी जो उत्पादन में या कृषि में जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वे उन्हें सस्ती दर पर मुहैया करा दीजिए। तो चीज सामान्य से हम नहीं कर पाए 75 वर्ष में, तो जाहिर है सामाजिक वैषम्य और हृदयहीनता, या जिसे कहें कि ग्राम्य बर्बरता, ये बढ़ेगी। चाइना क्यों आगे चला गया, रूस क्यों आगे चला गया? रूस 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में पीछे पलट के नहीं गया, क्योंकि उन्होंने पहला काम यह किया कि उन्होंने नीचे गांव को और कृषि को संभाला। आज क्या हालत है आप देखिए, रूस ने सप्लाई बंद कर दी है ना गेहूं की और चीजों की, तो सारी दुनिया हाहाकार मच रही है कि भाई रूस ने सप्लाई बंद कर दी, हम लोग खाएंगे कैसे? छोटा सा देश है कहने के लिए, सारी दुनिया ने आर्थिक पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन रूस के हाथ में सबकी दुनिया का अनाज है। आज छोटा सा देश है क्यूबा, कौन सी चीज ऐसी जो कि ताकतवर बनाती है उसे? सिर्फ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी, और नीचे जिसे हम लोग कहते हैं चीनी। वो सारी दुनिया में चीनी बेच के अच्छा, हमारे यहाँ इतना किसान, यानी इतने लोग किसानी करते हैं कि क्यूबा जैसे 10 देश पैदा हो जाए उसमें। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल क्या है, हमारे पास में ताकत नहीं है। क्योंकि हम किसान की शक्ति को, उसकी पूरी की पूरी संभावनाओं का हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं, तो क्या कोई सर संरक्षण। इसके लिए सिर्फ, तो सर क्या हम बात करें कि देश आजाद हुआ और देश के जो कर्ता धर्ता बने जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू का केवल दोष है या और भी लोग उसमें हैं? नहीं, वो आइडिया का दोष है। जवाहरलाल नेहरू के जो आइडिया था वो ये था कि हिंदुस्तान जो है समाजवाद के नमूने का समाज होगा। उन्होंने पहली प्लानिंग जो डिक्लेयर की, पंचवर्षीय योजना, उसका मोटो ही ये था, जहां से शुरू हुई चीज, समाजवादी नमूने का समाज। तो जब आपने नींव ही डाल दी नमूने का समाज, तो समाजवादी समाज तो नहीं है, वो तो नमूने के लिए आपने खाली नींव डाल दी। लेकिन जो जमींदारी उन्मूलन कानून जो लागू किया गया, उस कानून को नीचे लागू करने के लिए जरूरी था कि भूमि सुधार लागू किए जाते। तो हुआ क्या कि जमींदारी उन्मूलन कानून तो लागू हुआ, और मसलन आप कोई जमींदार है तो उसने उसके नाम तो उतनी कम ही जमीन है, लेकिन बाकी उसने कहा कि मंदिर के नाम कर दी, तोते के नाम कर दी, कौए के नाम कर दी, और ये बेनामी जमीन बेशुमार। नहीं, सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं आपसे, अगर राजाओं की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया होता तो स्थितियां दूसरी होती। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के पास संपत्ति कम थी,
और सामंतों और राजाओं के पास संपत्ति ज्यादा थी। पहली जो पार्लियामेंट चुन के आई और उसके बाद से अब तक आप उठा के देख लिए प्रोफाइल, लंबे समय तक 130 से अधिक राजा जो है पार्लियामेंट में आते रहे। आज तक तो हमने नहीं सुना कि अंबानी के परिवार से कोई आदमी सुन के आया सांसद, कोई टाटा सही के कहा। परिवार से। क्यों क्यों? वो चुन नहीं सकते, वो उनमें योग्यता नहीं है। बिल्कुल योग्यता है उनके अंदर, बिल्कुल योग्यता है, लेकिन दिक्कत यहां है, क्योंकि आपने क्या किया कि आपने इनिशियली लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि ये टाटा बिरला जो है ना वो चोर होते हैं। आपने ये कभी नहीं कहा कि सिंधिया चोर होते हैं या जयपुर के राजे चोर होते हैं, आपने कभी नहीं कहा ये। आपने राजाओं की संपत्तियों के अधिग्रहण की अगर घोषणा की होती, हिंदुस्तान की पिक्चर अलग होती। ये जो ग्राम्य वैषम्य है ना, ये तमाम सामंतों के को दी गई, छोटे छोटे जमींदारों को दी गई संपत्तियां थी, किनकी थी? ये राजाओं की थी। ये उनके जिसे कहें कि टैक्स वसूलने वाले लोकल एजेंट थे, चुंगियां थी इनकी, चुंगी के तौर पर काम कर रहे थे ये लोग। तो आपने गांव में जो जिस मुसीबत की तरफ आपने ध्यान खींचा है, वो गांव की मुसीबत इसलिए आज भी बरकरार है क्योंकि सामंती संपत्ति का हमने राष्ट्रीयकरण नहीं किया। अगर सामंती संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करते, उसको जनता में वितरित करते, तो पिक्चर अलग होती। एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको छोटा सा। हिंदुस्तान का पहला राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसने के भूमि वितरण कानून ईमानदारी से लागू किया। शेख अब्दुल्ला पहला चीफ मिनिस्टर था हिंदुस्तान का। आज स्थिति क्या है वहां जो किसान खेती करते हैं ना, वो भूखे नहीं मरते। एक एक किसान जो है वो अपने खेत से 1 किलो अगर वो केसर पैदा करेगा तो 1 करोड़ कमा लेगा। सबसे ज्यादा खुशहाल किसान है हिंदुस्तान में कश्मीर का। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा खुशहाल कौन सा किसान है? जहां सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म लागू किए गए, भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया, वो केरल। अब केरल में जाइए, आपको 25-25 किलोमीटर तक, 50-50 किलोमीटर तक आपको लगातार आपको जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ मालूम पड़ा कि अब ये जो है रबड़ के पेड़ों का जंगल शुरू हुआ, अब ये सनमाइका के पेड़, यानी तरह तरह की वस्तुओं के जंगल, उनका प्रिजर्वेशन, और उनसे लाभ किसे हो रहा है? किसान को। सरकार को तो लाभ हो ही रहा है, सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुआ? किसान हुआ। पहली चीज आप जान लीजिए, केरल में अकेले एक भी आदिवासी आपको सुदूरवर्ती इलाके में भी आपको अशिक्षित नहीं मिलेगा। तो अगर भूमि वितरण कानून ईमानदारी से लागू किए जाते तो पिक्चर आर्थिक जीवन की बदल जाती, आर्थिक संबंध बदल जाते। सर एक सवाल कर रहा हूं सर, जिस तरह से 3 धड़ा था आजादी के समय, एक जो है मुस्लिम वर्ग था जो पाकिस्तान चाह रहा था, एक गांधी वगैरह थे जो हिंदुस्तान चाह रहे थे अनडिवाइडेड, और एक राजवाड़े थे जो अलग अलग अपना अपना राज्य बचाना चाहते थे। ऐसी स्थिति थी। मुझे अगर गड़बड़ हूं तो मैं आप करेक्ट कीजिएगा, चूंकि मैं विद्यार्थी हूं। तो अब उस समय जो जमींदारी प्रथा का भी अंत किया गया, तो उसका एक सॉल्यूशन लाया गया, प्रीवी पर्स। ये प्रीवी पर्स जो लाया गया, जमींदारी प्रथा प्रीवी पर्स, जमींदारी प्रथा लाई का उन्मूलन का कानून लाए गए इसलिए क्योंकि तेलंगाना का किसान आंदोलन हुआ। वहां किसानों ने 46 से 48 के दौरान करीब 10 लाख एकड़ जमीन हैदराबाद के निजाम से छीन ली थी, जबरदस्ती छीनी थी, किसान सभा के नेतृत्व में। नेहरू ने उसका दमन किया था, किसान आंदोलन का। लोग इसके जिक्र नहीं करते क्योंकि हम लोगों को सेक्युलरिज्म की रक्षा करनी होती है ना, तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। उस तेलंगाना के किसान आंदोलन का 2 साइड इफेक्ट थे। पहला था जमींदारी उन्मूलन कानून आया, और दूसरा साइड इफेक्ट था कि ये जीटी रोड, जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड, ये इसकी सड़कों का नेटवर्क आया। क्योंकि पहली बार सेना को और भारत सरकार को, और खासतौर पर चूंकि प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री महान नेहरू जी थे, उनके शासनकाल में 50,000 से अधिक किसान जेल गए और या मारे गए तेलंगाना किसान आंदोलन में। कांग्रेस जीत नहीं पाई थी उस इलाके में, ये जान लीजिए। पहली लोकसभा में उस समय सारे दिग्गज जिनका स्वाधीनता संग्राम में महान योगदान था, जब पहली लोकसभा का चुनाव हुआ तो पटेल को भी उतने बड़े मार्जिन से जीत नहीं मिली थी, नेहरू को भी नहीं मिली थी।
जितने बड़े मार्जिन, सबसे ज्यादा मार्जिन से आंध्रा में किसान सभा का प्रेसिडेंट जीता था चुनाव लोकसभा का, और सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर उभर के आए थे वहां से लोग। ये तेलंगाना राज्य आज बना है, वह दौर था। आप इस यहां से समझिए, मैं जो चीज, ये जो प्रीवी पर्स वाली बात आई, ये प्रीवी पर्स वाली बात इसलिए आई क्योंकि राजाओं की संपत्ति टैक्स वसूलने वाला जो नेटवर्क था, ये इसकी जरूरत नहीं होगी, उनको हम बदले में पैसा दे देंगे। मुझे प्रीवी पर्स देने में परेशानी नहीं, मुझे उनकी जो संपत्ति है उसका मुझे वितरण चाहिए। मैं तो नौजवानों के लिए भी बेकारी भत्ते की मांग कर रहा हूं, मैं राजाओं को बेकारी भत्ता दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। राजा नौकरी करे, मैं बढ़िया मतलब चीफ की नौकरी दूंगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में मुखिया बनाऊंगा किसी भी राजा को। शर्त यही है, उस राजा की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा। हुआ यह कि राजाओं की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया, और इसके चलते हमने एक तरह से सामंतवाद को प्रिजर्व रखा। सामंतवाद वैसे चला गया, लेकिन नीचे, जैसे हम लोग कहते हैं, असली संबंध कौन से होते हैं? आर्थिक संबंध होते हैं।